सिंह तरकस। आज द तरकस की टीम जहां पहुंची है, उनको नारी जगत में एक पहचान मिली है और संगिनी ये पूर्वी उत्तर प्रदेश में यह संबोधन करते ही एक चेहरा उभर करके आता है और उस चेहरे को हम लोग बड़े ही गर्व से, बड़े ही सम्मान से, बड़े अदब से माधुरी सिंह जी संबोधन करते हैं और सबको उनसे एक छत्र छाया मिलती है। तमाम नौजवानों को, पत्रकारों को, नवोदित साहित्यकारों को, कलाकारों को, कोई भी क्षेत्र हो, किसानों को, महिलाओं को, सबके लिए आपने अपने जीवन का काफ़ी समय दिया है और आज वो थोड़ा चिंतन मुद्रा में मुझे लगता है कि वो कम दिख रही हैं सार्वजनिक रूप से। कोरोना ने भी शायद प्रभावित किया है, लेकिन उनका अपना एक तरीका है, तहजीब है, चिंतन है और उसमें एक समग्रता है। जब भी वो कोई शब्द बोलती हैं तो उसमें एक गंभीरता झलकती है, समाज की पीड़ा प्रकट होती है और ऐसे अनछुए पहलुओं पर वो ध्यान रखती हैं जिन पर ज़्यादातर समाज ध्यान नहीं दे पाता है। तो आज मैं माननीय माधुरी सिंह जी के पास हूँ और उनसे चाहूँगा कि हमारे इस चैनल के लिए वो कुछ ऐसी बातें बताएं जिनको हम अपने दर्शकों तक पहुँचाएँ और इस कड़ी को आगे भी हम लेकर चलेंगे। तो आज पहली बार हम आपसे इस चैनल के लिए कुछ चाहते हैं कि आप अपने विचार, बेबाक राय, जो भी कहना चाहें आप प्रस्तुत करें। मैं धन्यवाद देती हूँ कमला सिंह जी का। मैं करीब 20 साल बाद इनसे मिल रही हूँ और शुरुआत के 25 साल पहले मिली होंगी मैं इनसे, 2000 या 97 समथिंग, मुझे सन उतना याद नहीं, लेकिन तब ये अपने गांव मार्टिनगंज या बर्दर में मातृ सम्मेलन कराते थे तो मुझे बुलाया था। मुझे वो चीज़ें याद आ रही हैं। मैं वही कमला जी से बात कर रही थी कि अब कोरोना काल है, लेकिन कोरोना ने जो कह रहे हैं कि कोरोना काल बड़ा भयावह दौर गुजरा है पूरे विश्व के लिए, सबके लिए, लेकिन हमको लगता है कि हम लोगों ने ही उसे आमंत्रण दिया है इस भयावह काल के लिए। अब जैसे जो शारीरिक दूरियां बनानी थी तो उसकी जगह हमने सामाजिक दूरी, सोशल डिस्टेंसिंग कह दिया, सामाजिक दूरी बनाए रखिए। तो सामाजिक दूरी बनाने का ये मतलब हुआ कि हम दूर होते जा रहे हैं। कोरोना ने हमें ये दिया, लेकिन कोरोना ने एक प्लस पॉइंट ये दिया कि हमें मजबूर किया कि हम क्या हैं। एक चिंतन सबको सोचना चाहिए अपनी जगह कि हम किस तरह गुजारा कर सकते हैं अपने लिविंग स्टैंडर्ड में, कितने में गुजारा कर सकते हैं, कैसे हो सकता है। ये सब चीज़ों को एक इमरजेंसी फंड के लिए आजकल बड़ा देखिए तो लोग फाइनेंशियल बात करते हैं कि इमरजेंसी फंड होना चाहिए, तो ये फंड होना चाहिए, आपको जीने के लिए ये सोच के रखना चाहिए। अरे पहले भी हमारा संचय होता था, लेकिन ये थोड़ी संचय होता था ये सोच के आदमी बीमारी के लिए संचय करता था कि इस तरह के आपातकाल के लिए थोड़ी संचय करता था। लेकिन कोरोना ने सिखाया, कुछ तो हमें सीखना ही पड़ेगा ना, हर चीज़ से सीखना पड़ता है। इस महामारी ने ये सिखाया कि हर गृहिणी संचय करें, लेकिन संचय करेगी कहाँ? क्या उनके हस्बैंड को हाथ में काम है, बच्चे के हाथ में काम है? ये मिडिल क्लास फैमिली जो आज जिस दौर से गुजर रही है, मैं तो लोग कहते हैं ना कि भारत में गरीबों के लिए सब कुछ नहीं। अब स्लोगन बदलने का समय धीरे धीरे आ रहा है, क्योंकि किसी का भी शासन, इतने साल हो गए स्वतंत्रता के, वो गरीब नहीं रहे, ऐसा नहीं है। अब मिडिल क्लास गरीब हो रहा है। इसमें भी सोचने की हमें ज़रूरत है कि जहाँ वो औरतें घर से सड़क पर बैठ के काम धंधा नहीं कर सकती, वो उनके लिए हम क्या सोचें, क्या कर रहे हैं, सरकारें क्या कर रही हैं, सरकार क्या सोच रही है इस विषय में कि उनके घर कैसे चलते हैं? इस पे कभी सर्वे हुआ है? नहीं। अब ये चिंतन करने की जरूरत है, क्योंकि चक्र तो घूमता है। आप उसी वर्ग के लिए, जो भी सरकार आती है सब उसी वर्ग के लिए करती है। अब उसमें जाके देखिए, आप जाइए कभी, असल में जाइए, क्या आपको लगता है कि जो जितने पहुंचने पे क्या पहले काम करने का तरीका ही अलग था? हम लोग जाते थे, सब लोग गांव वाले जुटते थे,
कि उनको कुछ नहीं चाहिए था। लेकिन अब जाइए क्या लेके आई हैं, क्या दे रही है सरकार, तब उनको हर बार गिफ्ट दीजिए, सरकारी गिफ्ट दीजिए। तो वही सास बहू सम्मेलन हम लोग कराते थे 20 साल पहले मुकेश मेश्राम जी के उसमें, फिर वो सरकारी कार्यक्रम भी हो गया। लेकिन उस सम्मेलन में और अब के उसमें बहुत जमीन आसमान का अंतर आ गया है, सोच में अंतर आ गया है, हमारी एक दूसरे के प्रति सोच में बहुत अंतर आया है, लिविंग में और हमारी सोसाइटी में एक दूसरे के प्रति। पहले हम अच्छी भावना रखते थे, हम खराब चीज़ों की तरफ ज़्यादा ध्यान भी नहीं देते थे, न उनको महिमा मंडित करते थे। अब तो कुछ मतलब एक जो लकीरें थी वो लकीरें हट रही हैं और सब कुछ एक दूसरे में समाहित हो रहा है। तो एक समाज में पहचान का भी संकट है, अपनी पहचान का, सोशल पहचान का, सबकी पहचान का संकट है। और इतने नौजवान मैं देखती हूँ कॉलेज में, इतने 17-20 हज़ार का एक कॉलेज में बच्चे पढ़ते हैं। ये जनसंख्या को हम कैसे काबू करेंगे, कैसे काम देंगे, आने वाला फ्यूचर क्या होगा, सब कुछ हर राजनीतिक दल को चिंतन करना चाहिए। और युवाओं का जो भी राजनीतिक दल उपयोग करता है अपने हित के लिए ना करे, वो उनके हित के लिए काम करे। सारे राजनीतिक दलों से यही प्रार्थना है कि कम से कम युवाओं के बारे में सोचे, उनके लिए काम धंधा सोचे। ठीक है, वो रोजगार कोई ज़रूरी नहीं कि हम ठेले में रोजगार लगाएंगे तभी। आजमगढ़ में बताइए, ठेले में अगर हम रोजगार लगाए, खाली रोडवेज में चाट की दुकानें छोड़ के हमें बता दीजिए और कहाँ एक दो जगह कचहरी में या ऐसी जगह छोड़ के, भाई ये बॉम्बे थोड़ी है, दिल्ली थोड़ी है, बाजारें थोड़ी है बड़ी बड़ी की, छोटे छोटे वो गुटिया लगा लिया लोगों ने, ठेले लगा लिए, बेच रहे हो गया। ऐसा तो है नहीं, यहाँ पे मार्केट वैसा तो है नहीं। इसको कैसे डेवलप करना है, ये यहाँ के लोगों को भी सोचना होगा कि हमें क्या चाहिए, कैसे चाहिए, कैसा हम आजमगढ़ चाहते हैं। दर्शकों को बताते चले कि आप मान लिया माधुरी सिंह जी, एक समय जब आप सक्रिय थी, उत्साह में थी, उस समय आजमगढ़ में अगर कोई भी बड़े से बड़े लोग, बड़ी से बड़ी हस्तियां यहाँ आती थी तो हम लोग यही मान चलते थे कि आपके घर चल करके उनसे भेंट हो पाए, चाहे वह गोविंदाचार्य रहे हों, जिनको थिंक टैंक के रूप में जाना जाता है राष्ट्रवादी विचारधारा के, चाहे वो कभी राजनाथ सिंह रहे हों, ऐसे तमाम लोग आपके घर सामान्य तौर पर आते थे और वहाँ हम लोग उनसे मिल पाते थे। लेकिन आपने जो आपकी चिंतन धारा है, जो आपकी सोच है, उसने आपको आत्मचिंतन की मुद्रा में इस समय ला दिया है और कोरोना में भी उस पर और असर डाला है। लेकिन आपकी सोच कहीं न कहीं बेरोजगारी की तरफ कितनी गंभीरता से उन्मुख है कि वह तबका, चाहे वह मध्यम वर्ग की नारियां हैं, नौजवान हैं, किस तरह से बेरोजगारी की एक भयावह समस्या से ग्रस्त हैं, इस पर आपने अभी थोड़ा प्रकाश डाला। मैं आपसे चाहूँगा कि इस बात को थोड़ा और आगे बढ़ाएं और नौजवानों के लिए आपका क्या संदेश है, नारियों के लिए आपका क्या संदेश है, इस पर जरूर अपनी राय दें। मैं कहना चाहूँगी कि जो कॉलेज में भीड़ लग रही है BA MA पास के लिए, हम टेक्निकल हाथ के काम की तरफ ज़्यादा सोचें कि हमें गाड़ी बनानी भी आए, बिजली बनानी भी आए, मतलब कोई एक टेक्निकल काम हर युवा को सोचना चाहिए, जिससे वो अपनी एक साइड में रख के उसके मतलब गुणों को विकसित करने में वो काम आए, उसको धन काम करने के लिए उसका एक प्लस पॉइंट हो जाए। हाथ का काम बहुत ज़रूरी है, मुझे ये समझ में आता है, क्योंकि डे टू डे लाइफ में भी मैं अगर किसी को इंटरव्यू करती हूँ कि मुझे ड्राइवर चाहिए, ओनली ड्राइवर वो नहीं काम करेगा, वो अगर कुछ और इलेक्ट्रिक टेक्नीशियन है तो वो हमारे लिए प्लस पॉइंट हो जाएगा हमारे काम के लिए। तो इस तरह से थोड़े थोड़े एक कंप्यूटर चलाना आना चाहिए। आजकल जो भी है ये तो आजकल मतलब जितने भी प्लस पॉइंट आपके हाथ में होगा, आप भूखे नहीं मरेंगे, इतना तो मैं जानती हूँ। और रही औरतों के काम की करने की बात, संभावनाएं तो बहुत दिख रही हैं, लेकिन योग्यता चाहिए। बिना योग्यता के आप कहीं टिक नहीं पाएंगे। ठीक है, क्या बोलते हैं, सिफारिश, छल, द्वंद्व, इससे आप काम कर ले, लेकिन ज़्यादा देर नहीं, लॉन्ग टाइम के लिए तो आपके पास अपनी योग्यता ही आपको काम देगी। और सीखना हर क्षण है, हर आदमी से
से सीख सकते हैं आप, कुछ ना कुछ सीखने के लिए है। इसलिए आँख कान सब कुछ खुला रखिए और एक चीज़ पॉजिटिव बने रहिए, सकारात्मक बने रहिए, कभी भी नकारात्मक मत होइए। नहीं तो जहाँ नकारात्मक होंगे चीज़ें तुरंत उलट जाती हैं, उसका देखने का दृष्टिकोण बदल जाता है हमारा, और चीज़ों को समझने का दृष्टिकोण बदल जाता है। आप खुद देखिए, आप गुस्से में होंगे, नकारात्मक होंगे तो चीज़ों को अच्छे ढंग से हल नहीं कर पाएंगे अपने जीवन की। तो जब अपने जीवन को हम नहीं हल कर पाएंगे तो समाज के जीवन को कहाँ से हल कर पाएंगे? फिर हम किस काम के लिए, न सामाजिक न देश के लिए, किसी काम के लिए नहीं रह जाएंगे। तो सकारात्मक सोच रखिए। उसके लिए तो ज़रूरी है ना कि पेट भरा हो, दिमाग शांत हो। तो पेट भरने का उपाय सबसे पहले होना चाहिए, चाहे समाज द्वारा, चाहे अपने द्वारा, चाहे देश द्वारा। इस पे ज़्यादा ध्यान दें। आपने सकारात्मक होने का एक बहुत ही महत्वपूर्ण संदेश दिया है। एक सवाल मेरे मन में उभर रहा है, हालांकि उसका जवाब एक तरह से आपने दे ही दिया है, लेकिन फिर भी मैं उस सवाल को दोहरा रहा हूँ, आपके मुंह से करवाना चाहता हूँ। वो सवाल ये है कि आपकी उम्र 60 के पार है, लेकिन आपने अपनी सेहत को जिस तरह से मेंटेन किया है वो अपने आप में वो अभी एक हम सभी के लिए संदेश है। हम आपसे कम उम्र वाले भी आप जैसे आप बूढ़े दिख रहे हैं, तो मैं ये चाह रहा हूँ कि आप वो टिप्स जरूर बताएं। हालांकि आप बड़े डॉक्टर परिवार से नहीं हैं, लेकिन मैं नहीं समझता हूँ कि डॉक्टर होने मात्र से किसी की सेहत अच्छी होती है। तो आप ये जरूर बताएं कि इसका क्या राज है, आपने अपनी सेहत को कैसे मेंटेन रखा है। हाँ, जब मैं सामान्यतः आपको देख करके कोई 40-45 से अधिक की उम्र नहीं मैं करेगा। सामाजिक जीवन में जब निकली थी तब भी बड़ी बिंदी वाली भाभी के नाम से मशहूर थी। जी, वो डरते डरते मैं आज नहीं करता। सभी जो इनके कमला सिंह की उम्र के बच्चे सभी यही कहते थे, लेकिन सामने नहीं, वो मेरे सामने नहीं कहते थे मतलब एक पीछे ही कहते थे। समाज में बहुत इज्जत दी मुझे और एक पहचान थी, और मुझे बहुत अच्छा लगा कि आजमगढ़ जैसे ससुराल में मैं कम से कम 40 साल से यहाँ हूँ और 20 साल पहले निकली घर से, क्योंकि बच्चे नहीं थे। अगर बच्चे होते तो मैं नहीं सोच सकती कि मैं निकल सकती थी घर से बाहर। बच्चे बाहर हॉस्टल में पढ़ते थे, इसलिए मैं निकली, मुझे जहाँ तक लगता है। लेकिन घर में और काम जो भी है, खाली नहीं बैठना है, सोशल वर्क करना या लोगों की हेल्प करना, वो तो शुरू से ही रहा है, तो उसमें दिक्कतें नहीं हैं। और राज भाई, हमको तो लगता है मैं हर चीज़ को सकारात्मक रूप से ले लेती हूँ। कोरोना को भी बड़े सकारात्मक रूप से लिया मैंने, इसलिए मुझे कोई चीज़ डिस्टर्ब नहीं करती है। तनाव टेंशन फ्री नहीं, टेंशन ये आपकी जीवन शैली है। क्या आपने इसके लिए जैसे व्यायाम वगैरह के कई लोग सहारा लेते हैं? हाँ। एक बार मैंने 5 साल हो गए, अभी हमारे नदी किनारे में योगा का कार्यक्रम पतंजलि के हमारे यादव जी, लालचंद जी, वो चलाते हैं। हालांकि मैं वहाँ उपस्थित नहीं रहती, डॉक्टर साहब और 15-20 लोग आते हैं, वो लोग करते हैं अपना योगा, मैं अंदर करती हूँ। हाँ, मैं सही सच कहूँ कि मैं क्या बोलते हैं उसको, कि नदी किनारे अच्छे वातावरण में या प्राकृतिक वातावरण कुदरती, हाँ, उसको डिस्टर्ब नहीं करना, पेड़ों को न डिस्टर्ब करना और पेड़ लगाना कहीं भी, मतलब मुझे पेड़ पौधे या वो तो आपने बहुत सुंदर सजा रखा है। वो तो 40 साल से यही सब हमको लगता है कि नेचर हमको अपनी तरफ खींचता है। उन फूल पत्तियों से, पौधों से जो ये आपका भीतरी लगाव है, हाँ, वो आपको तरोताजा रखता है। हाँ, म्यूजिक, संगीत और संगीत आप सुनती हैं कि कुछ बजाती हैं? नहीं, वो भगवान ने दिया ही नहीं। वो दिया होता तो मुझे लगता मैं सामाजिक जीवन में निकलती नहीं। सुनती हूँ, किताबें पढ़ने का बहुत शौक शुरू से ही रहा, बचपन से ही। लेखकों में आपको कौन पसंद है, नेताओं में कौन पसंद है, चाहे इतिहास के चाहे वर्तमान के? अब ये सवाल बड़ा कठिन, छोड़िए। अब जैसे मुझे तो अगर मस्त मौला टाइप अगर कोई वैसा जी तो राजनारायण जैसा नहीं रहता है ना, नहीं, जैसे उस टाइप की सबकी अपनी कैटेगरी है। ऐसा नहीं है कि मतलब अब इंदिरा गांधी को आप नकार नहीं सकते, किसी भी राजनीति कोई भी कहे कि उनके माइनस पॉइंट अपनी जगह, लेकिन आप उसकी शख्सियत को
अब गांधी जी को क्या आप नकार देंगे? आप इतने बड़े हो जाएंगे कि आप गांधी जी की आलोचना करने लगे ना। उनकी जगह जो है वो कोई नहीं ले सकता। सबकी अपनी अपनी जगह होती है और सबके अपने एक परिभाषा है। अब गांधी जी को हम किसी को गांधी जी बना लेंगे नहीं। हाँ, उनके एक दो चीज़ आदर्श पे चल सकते हैं, मान सकते हैं, लेकिन अब कोई गांधी बनने की कोशिश करे तो ये मुझे तो नहीं पसता है भाई। भाभी जी, आपका बचपन का कोई दूसरा नाम भी था? बचपन में किसी नाम से आपको प्यार से पुकारा जाता रहा हो, ऐसा कोई नाम था आपका? नहीं, मेरा बचपन कलकत्ता में भी था। मैं 7 तक पढ़ाई प्राइमरी वहीं बेलूर मठ, ऐसा नहीं। माधुरी ही नाम, हाँ माधुरी ही नाम। फिर बनारस, बनारस ज़्यादा अच्छा लगता है क्या आजमगढ़? अब ये तो भाई बनारस का तो मायका भी है। नहीं, मायके के नाम से नहीं, सांस्कृतिक राजधानी। नहीं, मायके के नाम से मैं एक्चुअली वहाँ पढ़ी भी हूँ, BHU वगैरह में, बसंता कॉलेज में। तो गंगा प्यारी है, गलिया प्यारी है, वहाँ का घाट प्यारा है वो। लेकिन अब जाने का मतलब है कि अब रात में घाट में बैठिए, इतनी भीड़ हो गई है कि अब होने लगा है। तो मायके के नाम से नहीं, वो पढ़ाई के नाम से, मतलब पढ़ना हुआ, इसलिए मुझे बनारस। आजमगढ़ के लिए क्या कहना चाहेंगे? आजमगढ़ आपको कैसा लगा? आपकी ससुराल है। ये आजमगढ़ है बहुत अच्छा, संवारने वाला नहीं मिला आजमगढ़। बहुत लोग हुए, नौकरियां दिलाई बहुत लोगों ने अपने अपने ढंग से काम किए, ऐसा नहीं है। लेकिन एक चीज़ को जैसे जो चीज़ मान लीजिए कल्पना राय जी ने मऊ को बना दिया, हमें कोई कल्पना राय को नहीं मिला आजमगढ़ को आजमगढ़ बनाने वाला। या कल्पना राय जी से मैं उस समय अगर मिली तो जल्दी जरूर बोलती कि भैया आप आजमगढ़ को भी साथ साथ बना दिए थे, दोनों भाई बहन को, तो क्या फ़र्क पड़ता। कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं कमी किसकी रही ये तो इंगित मैं नहीं कर सकती, क्योंकि मैं जानती हूँ कि हमारी कोशिश रहनी चाहिए कुछ न कुछ अच्छा करने की। कुछ ठीक है, नियम कानून 100% नहीं चल सकते, 10% कमी हो सकती है, लेकिन खुद कोशिश तो करें हम कोई नियम कानून पालन करने का, तब ना हम दूसरे को सिखा पाएंगे। या आइंदा फ्यूचर क्या है, अच्छे हैं आजकल के बच्चे, थोड़े अच्छा निकल रहे हैं कि वो मतलब कुछ सोचने लगे कि इस तरह नहीं, इस तरह काम होना चाहिए, इस तरह नहीं, इस तरह। आजमगढ़ ने तमाम शख्सियतों को जन्म दिया, और चाहे वह इतिहास के, साहित्य के, पुरातत्व के, राजनीति के, तमाम क्षेत्रों में तमाम लोग, तमाम शख्सियतें यहाँ पैदा हुई। आज़ादी के आंदोलन में भी तमाम लोग पैदा हुए। आपका नाम, मान लिया माधुरी सिंह जी का नाम, यहाँ के सोशल एक्टिविस्ट जगत में अगर हटा दिया जाए तो अधूरा होगा। आप भी एक शख्सियत हैं और आपको हमेशा याद किया जाता रहेगा। मैं आपसे एक विनम्र अनुरोध कर रहा हूँ कि आप अपने सारे अनुभवों को संजो करके उसको कम से कम एक पुस्तकाकार उपहार के रूप में आजमगढ़ को जरूर दें, क्योंकि उससे नारी जगत को, युवा जगत को, तमाम लोगों को कुछ न कुछ संदेश मिलेंगे। आजमगढ़ में मान लीजिए आलमबदी जैसा कौन, बता दीजिए पूरे यूपी में, चाहे हमको तो देश में है। बिल्कुल, आप खरी बात कहने के लिए जानी जाती हैं। आपने इस सच्चाई को बेबाक ढंग से, आलमबदी के साथ तो मैं मंच साझा कर सकती हूँ, उनको किया भी है मैंने, मुझे कोई एतराज़ नहीं होगा। लेकिन और किसी के साथ बोल दीजिए तो मैं तो बहाना बना के निकल जाऊँ दूसरी गली से। है आजमगढ़ बहुत प्यारा है, और आजमगढ़ वाकई मैं तो यहाँ नहीं कुछ बोलती, लेकिन बाहर अगर कोई आजमगढ़ के बारे में कुछ उल्टा सीधा बोल दे तो वो मेरा जवाब सुनने के लिए भी तैयार रहता है। क्योंकि मैं जब भी बाहर निकलती हूँ तो आजमगढ़ के मुबारकपुर की साड़ी जरूर रख लेती हूँ, पहनती हूँ, दिखाती हूँ कि आजमगढ़ में बनती है। कुछ जब जैसे लोग बोलते हैं वैसे मैं उलट के जवाब भी देती हूँ, ऐसा नहीं। ठीक है, हम अपने से ही आपने संदर्भ बस चर्चा किया आजमगढ़ की रेशमी साड़ी का। आजमगढ़ का ब्लैक पार्टी ये दुनिया में मशहूर है। आप आजमगढ़ की प्रतिनिधि के रूप में जहाँ जाती हैं उसको ले जाती हैं, और मुझे आपसे बताने में संकोच नहीं लग रहा है कि
जिनका आप अभी नाम लिया है आपने, आलम बदी जी से भी इंटरव्यू लेना आसान नहीं है और आपका भी इंटरव्यू लेना आसान नहीं है, लेकिन मैंने दोनों में सफलता पाई है, इसके लिए मैं अपने को गौरवशाली समझता हूँ। और आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय दिया और आपसे बात हुई और आगे फिर आपसे बात होगी, क्योंकि आपकी चीज़ें, आपकी बातें हमें लोगों तक पहुँचाना जरूरी है। बहुत बहुत धन्यवाद। आपने हाँ, आपने कितने सारे काम किए हैं उसकी झलक एक बातचीत में दिखा पाना मुश्किल है। आपने कई सारे काम किए हैं। हादी आजमी, एक बड़े शायर जिनकी रचनाएं लोगों के सामने नहीं आ सकी थी, उसको प्रकाश में लाने का आपने बड़ा काम किया है। आपने स्पीक बैके की उस कलाकार को इस तरह से, जैसे अपने, मैं कहूँगा कि अपने बस में आपने कर लिया कि वो आपकी मुरीद होकर के रह गई और आपकी जहाँ भी जाती हैं और चर्चा करती हैं। तो ये बातें हम अगले क्रम में करेंगे। आज आपने समय दिया, आज के एपिसोड में इतना ही। तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार, धन्यवाद।